दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर किसी ने विप्रो के शेयर में 1980 में सिर्फ 10,000 रुपए ही निवेश किए होते तो आज उनकी वैल्यू कितनी होती? आप जानकर हैरान होंगे कि आज के समय में उन 10,000 की वैल्यू 1,016 करोड़ रुपए होती। चलो मान लिया उस समय 10,000 रुपए अफोर्ड करना बड़ी बात होती होगी, लेकिन अगर किसी ने केवल 1,000 रुपए भी निवेश किए होते तब भी उसके पास लगभग 103 करोड़ रुपए होते। चलो और एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं और मान लेते हैं कि केवल 100 रुपए ही किसी ने निवेश किए होते विप्रो के स्टॉक में 1980 में, तब भी आज उनकी वैल्यू 10 करोड़ रुपए से अधिक होती। और ये सिर्फ 38% रिटर्न्स का कमाल है। बट क्योंकि ये रिटर्न कंपाउंडेड है, इसलिए इतने एस्टोनिशिंग रिजल्ट्स हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात एकदम सच साबित होते हुए दिखाई देती है कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम इसी 8वें अजूबे यानी कंपाउंडिंग की सहायता से 10 लाख को 100 करोड़ में कैसे तब्दील करना है सीखेंगे। सबसे पहले कंपाउंडिंग के मैजिक को जानने के लिए मैं एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपके सामने पेश करना चाहूंगा। क्या आपने कभी थॉमस ऑस्टिन का नाम सुना है? शायद आपने ना सुना हो। थॉमस ऑस्टिन ऑस्ट्रेलिया में एक इंग्लिश सेटलर था जो कि सन 1959 में अपने साथ इंग्लैंड से 24 खरगोश लाया था, जिन्हें कि उसने लाके ऑस्ट्रेलिया में छोड़ दिया था। अब ये कोई छिपी हुई बात तो नहीं है कि खरगोश काफी बच्चे पैदा करते हैं। इसी कारण बस कुछ ही समय बाद ऑस्टिन की प्रॉपर्टी पूरी तरह से खरगोशों से भर गई और वो नेबर्स की प्रॉपर्टी में भी घुस गए। समस्या ये थी कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने कभी भी खरगोश जैसी कोई चीज देखी ही नहीं थी, जिस कारण सभी प्रेडेटर्स यानी शिकारी जानवर खरगोश से अनजान थे और उनके तेजी से फैलने का यही कारण बना। रेबिट्स की संख्या बहुत हाई स्पीड से बढ़ी, लगभग 35% सालाना के दर से उनकी संख्या बढ़ने लगी। वैसे तो 24 खरगोश 35% के दर से बढ़ना सुनने में कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन ये नंबर आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ने लगा जैसे जैसे टाइम बीतता गया। 5 साल बाद वहां केवल 108 खरगोश थे, जो कि क्लियरली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन 20 साल बाद खरगोशों की संख्या 9700 हो गई और 35 साल बाद संख्या बढ़कर तकरीबन 9 लाख हो गई और इसके बाद तो नंबर चार्ट के बाहर जाने लगे। इसके केवल 10 साल बाद यानी 1859 से 45 साल बाद रैबिट्स की संख्या 17.5 मिलियन हो गई और 66th ईयर के एंड तक तो कमाल ही हो गया। रैबिट्स की संख्या सीधे 10 बिलियन के पास पहुंच गई। इसके बाद पूरे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में हर जगह खरगोश ही खरगोश हो गए। इवन इतने खरगोश हो गए कि वो हर फूल, हर टहनी, हर पत्ते को खाने लगे, जिससे भेड़ बकरी जैसे बाकी शाकाहारी जानवरों को अपना पेट भरने में मुश्किल होने लगी। ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों का इस कदर फैलना कंपाउंडिंग की रियल पावर को दर्शाता है, जिसे कि ज्यादातर लोग नहीं समझते। भले ही खरगोश तेजी से रिप्रोड्यूस करते थे, लेकिन वो काफी लंबे समय तक प्रॉब्लम नहीं बने। इवन 45 साल बाद भी पर स्क्वायर किलोमीटर पे केवल 2 ही खरगोश थे। इसीलिए ऑस्ट्रेलियंस ने कई दशकों तक रैबिट्स की समस्या को इग्नोर किया। यहाँ पे सीखने वाली बात ये नहीं है कि कंपाउंडिंग से काफी बड़ी संख्या प्राप्त होती है, बल्कि ये है कि कंपाउंडिंग लंबे समय तक अपना मैजिक दिखाती ही नहीं है। काफी लंबे समय तक ऐसा लगता है जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा, और ये इन्वेस्टिंग का एक बहुत बड़ा लेसन है। कंपाउंडिंग की रियल पावर कुछ दशकों बाद ही सामने आती है, जैसे कि खरगोशों की संख्या 35वें वर्ष में 9 लाख से 45वें वर्ष में 17.5 मिलियन हो गई थी। अब जब रियल लाइफ में निवेश की बात आती है तो ये कैसे काम करता है, जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल के माध्यम से। 3 दोस्तों का उदाहरण मैं लूंगा, जिनकी मदद से हम जानेंगे कि डिफरेंट एसेट्स में कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है, टाइम की इसमें क्या इंपॉर्टेंस है और रेट ऑफ रिटर्न का बस कुछ % ऊपर या नीचे होने से फाइनल रिजल्ट्स में क्या डिफरेंस आता है। साथ ही 10 लाख से 100 करोड़ कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कंपाउंडिंग से जुड़ी हुई अन्य बातें भी आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए किसी भी पॉइंट को मिस मत करना। सो लेट्स बिगिन। ये 3 दोस्त थे, टोनी, मोंटी और साहिल। तीनों काफी हार्डवर्किंग और टैलेंटेड थे। तीनों को अपने हुनर के दम पे अच्छी नौकरी भी मिल गई थी और तीनों ही अच्छा पैसा भी कमा लेते थे। बट जब बात आती है इन्वेस्टिंग की तो सबका नजरिया अलग है। टोनी रिस्क में यकीन नहीं करता, बिकॉज उसने बचपन से ये बात सुनी थी कि फेल होना बुरी बात है। अगर तुम फेल हुए तो तुम लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। तुम्हें अच्छी डिग्री करनी है, फिर अच्छी नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं और उन्हें सेव करना है। यही लाइफ का फंडा है। खैर, ये सब बातें तो सबके घरों में चलती हैं, लेकिन बुरी बात ये थी कि टोनी इन सब बातों में यकीन कर बैठा था, लाइक मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास पीपल। इसीलिए वो सेफ एसेट्स जैसे कि गोल्ड, पीपीएफ और एफडीज में निवेश करता था। ये एसेट्स सेफ तो हैं और इनसे फिक्स्ड रिटर्न भी मिलते हैं, लेकिन डाउनसाइड ये है कि रिटर्न बहुत कम होते हैं। 7 to 8% का ही रिटर्न 1% इनसे एक्सपेक्ट कर सकता है, और ऐसा ही था टोनी के केस में भी। उसको केवल 7.5% के रिटर्न्स मिल रहे थे अपनी इन्वेस्टमेंट से। टोनी ने 10 लाख रुपए निवेश किए इस मंशा के साथ कि उसे रिटायरमेंट तक एक अच्छा कॉर्पस मिल जाएगा। मान लेते हैं कि टोनी 40 साल बाद रिटायर होगा, तो रिटायरमेंट के समय पे टोनी के पास 1.8 करोड़ का कॉर्पस जमा हो जाएगा। अब ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि ऑलमोस्ट सभी मिडिल क्लास की लाइफ को रिप्रेजेंट करता है।
ये फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट से पैसे तो ऑलमोस्ट सेफ ही रहते हैं ज्यादातर सिचुएशंस में, लेकिन टोनी की तरह ऑलमोस्ट अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ जाती है एक डिसेंट अमाउंट तक पहुंचने में, और इन्फ्लेशन भी सारा का सारा रिटर्न खा जाती है। खैर, फर्स्ट एग्जांपल से हमें ये सीखने को मिलता है कि रिटर्न्स अगर कम है तो कंपाउंडिंग को अपना मैजिक शो करने में बहुत समय लग जाता है। तो अब थोड़ी मीडियम रिटर्न्स की तरफ बढ़ते हैं। एफडीज और गोल्ड और डेट फंड से ऊपर के रिटर्न्स पाने के लिए अब एक ही जेन्युइन ऑप्शन है, और वो है स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट था मोंटी का। वैसे तो मोंटी भी एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ और पला बड़ा है, लेकिन मोंटी को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की तरफ ले आई हैं टीवी पे आने वाली एड्स, जिनसे इन्फ्लुएंस होके मोंटी ने थोड़ी और रिसर्च करी और डिसाइड किया कि वो अपनी सेविंग्स को एफडीज या पीपीएफ्स में इन्वेस्ट करने की बजाय अच्छे म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स खरीदने में लगाएगा। नाउ लेट्स एज्यूम कि मोंटी ने भी 10 लाख रुपए सेव किए हैं और आफ्टर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स उसको 15% के कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स मिलेंगे, जो कि आमतौर पे म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स रहते हैं। तो ऐसा करने पे मोंटी टोनी से आधे सालों में टोनी जितने पैसे कमा लेगा प्योरली अपनी इन्वेस्टमेंट से। जितना टोनी ने 40 साल लगा के पैसे जोड़े, उतना मोंटी केवल 20 सालों में ही जोड़ लेगा। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी कोई इतनी ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म में ड्यू टू वोलेटिलिटी रिटर्न्स नेगेटिव में जा सकते हैं, बट इन लॉन्ग टर्म मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स ग्रीन में ही रहते हैं। अब अगर किसी के पास शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को हैंडल कर पाने की क्षमता है तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। लाइक मोंटी, उसे डर नहीं था शॉर्ट टर्म मूव्स का, इसीलिए ही उसने म्यूचुअल फंड में निवेश करना चूज किया, जिससे वो टोनी के बराबर पैसे निवेश करने के बावजूद टोनी से 20 साल पहले टोनी के ऑलमोस्ट बराबर पैसे बना लेगा, जिसकी कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ अगर मोंटी को 20 साल बाद भी पैसे निकालने की जरूरत नहीं लगती और लेट्स एज्यूम कि वो भी टोनी के जितने सालों तक यानी 40 सालों तक पैसे इन्वेस्टेड रहने देता है, तो उसकी फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन जाएगी 26.79 करोड़ रुपए, एंड ये वैल्यू ऑलमोस्ट 15 गुना ज्यादा होगी टोनी की फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू से, जो कि 1.8 करोड़ रुपए है। दोस्तों, यहाँ देखने वाली बात यह है कि मोंटी और टोनी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम था, यानी कि 10 लाख रुपए, और टाइम पीरियड भी सेम है विच इज 40 ईयर्स, बट डिफरेंस है तो रिटर्न परसेंटेज में, लेकिन सिर्फ 2 गुना का ही फर्क है। मोंटी के रिटर्न्स सिर्फ 2 गुना ज्यादा है टोनी के रिटर्न से, बट जो फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू में डिफरेंस आया है वो बहुत ज्यादा है, सीधा 15 गुना का डिफरेंस है, जो कि एक ह्यूज डिफरेंस है, और सिर्फ मोंटी के एक डिसीजन की वजह से इतना मेजर डिफरेंस आया है। एंड दोस्तों, यही है कंपाउंडिंग की रियल पावर, जिसे टोनी ने समझा नहीं इसलिए वो इसे पे कर रहा है, जबकि मोंटी ने समझा इसलिए वो इसे अर्न कर रहा है। बट दोस्तों, अभी किसी कंक्लूजन पे आने से पहले साहिल की भी स्टोरी सुन लो, बिकॉज इस एग्जाम्पल में आप 10 लाख से 100 करोड़ अपने जीवन काल में कैसे कमा सकते हैं वो जानेंगे। साहिल, जो कि स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा नॉलेज रखता था, उसे एक्सपर्ट तो नहीं कहा जा सकता, बट साहिल को कुछ सीक्रेट्स मालूम थे, जिस कारण वो जानता था कि स्टॉक्स में निवेश करना उतना भी रिस्की नहीं है जितना आमतौर पे लोग इसे मानते हैं। डेफिनेटली स्टॉक्स में रिस्क है, बट रिस्क तब है जब आप इसमें बिना सीखे बिना समझे इस मेंटेलिटी के साथ एंटर कर दें कि स्टॉक मार्केट तो एक जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम है, बस 5-10 रुपए के पेनी स्टॉक्स उठाओ, उनमें पैसे लगाओ और डबल होने का वेट करो, और जैसे वो डबल हो जाए तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। जबकि स्टॉक इन्वेस्टमेंट इससे बहुत डिफरेंट है, जो कि साहिल समझता था। उसे मालूम था कि हर स्टॉक के पीछे एक रियल कंपनी, एक रियल बिजनेस होता है, जो अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म करेगा एंड वाइस वर्सा। बट एक और बात है जो लोगों को स्टॉक्स में निवेश करने से रोकती है, और वो है ये डाउट कि अगर हमने अच्छे परफॉर्म करने वाले बिजनेस में आज इन्वेस्ट किया तो क्या गारंटी है कि वो फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों, इसका सीधा आंसर है कि कोई गारंटी नहीं है। ये आंसर शायद आपको निराश कर सकता है, लेकिन साहिल को नहीं, बिकॉज उसे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है। एक शेयर के अच्छे रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी हो सकता है कम हो, लेकिन जब आप 10 अलग अलग शेयर्स में निवेश करते हो तो प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने 10-12 अलग अलग शेयर्स फुल रिसर्च करने के बाद पिक किए हो, जिनका बिजनेस अच्छा हो, ग्रो भी कर रहा हो, तब भी वो शेयर्स डूब जाएं। ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, जो कि साहिल भी बिलीव करता था। इसलिए उसने शेयर्स में निवेश करने का डिसाइड किया और जल्दी से एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाया, विच बाय द वे अगर आप भी ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन को चेक करिए। अच्छे, फ्री और रिलायबल डीमैट अकाउंट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बाकी दोनों दोस्तों की तरह साहिल का भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट मैं 10 लाख ही मान रहा हूं, और एज्यूम कर रहा हूं कि उसने 10 डिफरेंट शेयर्स चूज किए होंगे और उनमें इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, यानी 1 लाख ईच। ऑल्सो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि साहिल को नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए 25% के रिटर्न्स मिले होंगे, और ये अजम्पशन मैंने यूं ही नहीं बना लिया, इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसे समझने के लिए आप ये लिस्ट देखिए, जो कि जी बिजनेस की वेबसाइट पे पब्लिश हुई है। इस लिस्ट में आप 33 ऐसे शेयर्स को देख रहे हैं जिन्होंने 100 गुना, 500 गुना या 1000 गुना से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर इसी तरह के एस्टोनिशिंग रिजल्ट्स देने वाली कोई 1 या 2 कंपनीज साहिल ने भी ढूंढ ली तो उसका पोर्टफोलियो भी 25% से ग्रो करने लगेगा। कैसे? एक बार ये क्लिप देखिए। क्या पोर्टफोलियो में होता क्या है, जैसे आपके पास 15 स्टॉक है, 15 स्टॉक में क्या है, आपको 10 स्टॉक नॉर्मल ढंग से चलते रहे,
4-5 क्या 2-3 में भी यदि स्पीड आ गई तो आपका पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस जो 15% वाला होता है वो 25% आता है। होप आप समझ गए होंगे कि ये कैसे वर्क करता है। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट। साहिल का पोर्टफोलियो अगर 25% के रेट ऑफ रिटर्न से ग्रो करेगा तो आफ्टर 20 इयर्स उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 8.67 करोड़ रुपए, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। बट मैजिक इज जस्ट टू हैपन। 25% के रिटर्न्स का कमाल क्या होता है आप अभी देखोगे। सिर्फ मैं 11 साल और आगे लेके जा रहा हूँ साहिल की इन्वेस्टमेंट को, यानी इन्वेस्टमेंट पीरियड्स टोटल 31 साल का कर रहा हूँ, और बस इतना करने से साहिल की फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 100 करोड़ रुपए हो जाएगी, जो कि क्लियरली आप यहाँ देख पा रहे होंगे। मोंटी और टोनी की तरह 40 साल तक तो मैं लेके ही नहीं जा रहा, बस 31 साल में ही साहिल का शेयर्स का पोर्टफोलियो 25% रिटर्न के साथ 100 करोड़ तक पहुंच जाएगा। और यही वो फैक्ट है जो कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट को सबसे ज्यादा लुक्रेटिव बनाता है। बट ऑल्सो कीप इन माइंड कि सबकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज अलग होती हैं, इसलिए स्टॉक्स को एनालाइज करने से पहले खुद को एनालाइज करो और देखो कि आप में क्या खूबियां और क्या कमियां हैं, और फिर उसी बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। ऑल्सो वीडियो में बताया गया कोई भी शेयर किसी तरह की इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है। डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताएं। ऑल्सो अगर आप एक फ्री डीमैट अकाउंट की तलाश में हैं तो अच्छे फ्री और रिलायबल डीमैट अकाउंट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डू चेक देम आउट।